अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस वक्त पूरी कौम फोकस किए हुए है दहशतगर्दी पर, और जिन इलाकों का नाम लिया जा रहा है जो ज़्यादातर मुतासर नज़र आते हैं उनमें कराची है, KPK है, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा है। लेकिन आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे पंजाब के कैपिटल लाहौर के हवाले से, जो लॉ इन्फोर्समेंट के बाज़ लोग इसे ये कह रहे हैं कि ये एक सोया हुआ आतिशफशां है। यहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसके जो हॉस्टल हैं, वो आमाजगाह बन चुके हैं कालेदम तंजीमों के अरकान की। यहाँ हॉस्टलों में लोग रह रहे हैं, और जो लॉ इन्फोर्समेंट ने अभी तक अपना एक्शन किया है, रेड्स किए हैं, गुज़श्ता 3-4 दिनों में 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है गिरफ्तार होने वाली अक्सरियत नौजवानों की है, और वो सारे के सारे बम बनाने के माहिर हैं। जो हमारी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, उनके हॉस्टलों से भी लोग पकड़े गए हैं, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनका ये कहना है कि ये सिर्फ लाहौर ही नहीं, लाहौर का जो मुजाफाती इलाका है, फिर थोड़ा सा उससे आगे बढ़ें जिसमें गुजरांवाला, शेखुपुरा, नारंग मंडी, सियालकोट जो हॉस्टल हैं ख़ास तौर पर, वो इन कालेदम तंजीमों की आमाजगाह बन चुके हैं। और बताया ये जाता है कि वहाँ पर असले की बहुत ज़्यादा बहुतात है। किताबें तो शायद इन यूनिवर्सिटियों में ना मिलती हों, लेकिन असला ज़रूर मिल जाता है। और सबसे स्टार्टलिंग रेवलेशन जो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान की थी। आज उन्होंने गुफ्तगू करते हुए सबसे पहले ये बताया कि जिस हॉस्टल से लड़के को गिरफ्तार किया गया, बताया जाता है कि इसका ताल्लुक काज़ाकिस्तान से था, और ये यहाँ पर अलकायदा का कमांडर था और पूरा एक बड़ा एक्सपर्ट था बॉम्ब बनाने का भी। आपको सुनवाते हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने क्या कहा। जिस कमरे से उसको पकड़ा गया है, हॉस्टल नंबर 1 का 237 नंबर कमरा है, वो कमरा जिस शख्स के ज़ेर इस्तेमाल था, वो भी गैर कानूनी तौर पे ज़ेर इस्तेमाल था, उसका ताल्लुक इस्लामी जमीयत तलबा से था। और उस कमरे से जो कागजात बरामद हुए हैं, जो दीगर चीज़ें बरामद हुए हैं, उनमें नुमायाँ चीज़ें ये हैं, इस्लामी जमीयत तलबा के साबिकून की फ़हरिस्त है, साबिक नाज़मीन की फ़हरिस्त है, टेलीफोन नंबर हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं, एहानत, उनके नाम हैं। फिर 7 मोबाइल फ़ोन वहाँ से मिले हैं, जिनमें 2 में सिमें थी। उसके अलावा कुछ किताबें हैं, कुछ जिहादी लिटरेचर है, और वो कमोबेश सारा एक ही तालिब इल्म तंजीम और उसकी सरप्रस्त जमात से मुताल्लिक़ है। इससे भी ज़्यादा बढ़कर जो बात कही डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने, उनका ये कहना था कि बारहा वो जो इंतज़ामिया है उसको बाखबर करते रहे हैं, और तकरीबन 75 FIRs दर्ज कराई गई गुज़श्ता 3 साल में। लेकिन अगर किसी को पहले तो पकड़ा नहीं गया, अगर पकड़ा गया तो फिर उसको छुड़वा लिया गया। कि हमने 75 FIR दर्ज कराई हुई हैं पिछले 3 सालों में, तो किसको कौन यहाँ से लेके गया, उनके सरपरस्त कौन हैं, जब एक पकड़ा जाता है उनमें से कोई, तो उसको बचाने के लिए कौन लोग सामने आते हैं। पहली बात तो ये है। तो FIR हमने दर्ज कराई हुई है, पकड़ के लेके नहीं जा रही है, पकड़ लेके गए हैं तो छुड़वा लिए गए हैं। डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने यह भी बताया कि जो एक अफसोसनाक बात है कि कुछ ऐसे लड़के भी उन्होंने देखे जो इसका शिकार हुए, जो बहुत अच्छी, जिनकी एवरेज थी, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन ये सारा खेल इस्लाम के नाम पर शुरू किया जाता है, और फिर उसी की वजह से जो नौजवान हैं उनको आगे ले जाकर कुछ और करने पर मजबूर कर दिया जाता है। शुरू ये इस्लाम के नाम से होते हैं, इस्लाम से इखलास और मोहब्बत के नाम से शुरू होते हैं, और उनमें कई बड़े अच्छे लड़के भी होते हैं। अभी एक लड़के का हमें रिकॉर्ड मिला उसी कमरे में से, मेरा दिल दुखता है। 936 नंबर है उसके, 1050 में मैट्रिक में से, और FSC में चंद नंबरों से उसके 80% रह गए हैं। यानी अगर 4 नंबर और होते तो उसके FSC में 80% नंबर थे। ये लड़के किधर चले गए हैं, क्या हो गया इनको? तो सूरत ये है कि वो लोग जो बाहर बैठे भी इनको इस रास्ते पे डालते हैं, आखिर हुकूमत के इल्म में भी है। निहायत खौफनाक और संगीन सूरत हाल जो डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने बताई। अगर हमारी नौजवान नस्ल को इस वक्त जिस तवज्जो की ज़रूरत है, अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ने वो नहीं दी, तो आगे चलकर क्या होगा। और इस सारी गुफ्तगू में एक बड़ा इल्ज़ाम जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा पर है कि क्योंकि वो जो लड़का गिरफ्तार हुआ वो एक इस्लामी जमीयत तलबा का साथी था, दोस्त था, उनका वर्कर था, जिसके ज़ेर एहतमाम वो कमरा था। आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब अमीरुल अज़ीम हमारे साथ हैं, इस्लामी जमीयत तलबा से भी इनका ताल्लुक़ रहा, अब जमात इस्लामी में है। अमीरुल अज़ीम साहब, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं ये, हम देख रहे हैं कि एक ऐसे लड़के की गिरफ्तारी जो इन्फोर्समेंट बता रही है कि वो अलकायदा का लोकल कमांडर है और इस्लामी जमीयत तलबा के पास वो कमरा था।
ये नेक्सस है इस्लामी जमीयत तलबा का कालादम तंजीमों के साथ? मेरा ख्याल ये है कि जमीयत और जमात इस्लामी का ये रिकॉर्ड है कि हम कोई चीज़ छुप के नहीं करते। हमें अगर इख्तलाफ हो तो हम सड़क के ऊपर आकर बयान करते हैं। हमारी पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। जब तक हम जिहाद अफ़गानिस्तान के अंदर अमलन शरीक थे, हम कहते थे कि हम शरीक हैं, और जिस दिन रूसी अफवाज का विड्रॉल हुआ, जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद ने ये ऐलान कर दिया कि सब लोग वापस आ जाएं, और अब हम जहाद में इस तरह से शरीक नहीं होंगे कि अमली तौर पे किसी भी तरह से किसी कार्रवाई के अंदर जाएं। हम हमायत करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे उन तमाम लोगों की कि जो मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लाम की शनाख्त को कायम रखने की जद्दोजहद करेंगे, जो इस्तेमारी ताकतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है और इस पर हम कायम दायम है। देखिए, एक तवील अरसे से अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हो रही है। ये पहला वाक़या है कि जिसमें एक गैर मुल्की वहाँ हॉस्टल से बरामद हुआ है। अब वाइस चांसलर साहब एक खबत के अंदर मुब्तला हैं। कोई मामला हो जाए वो इस्लामी जमीयत तलबा को ज़रूर मुलव्वस करते हैं। इस वाइस चांसलर साहब ने अब तक कोई दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों के मुस्तकबिल को तारीक किया है। उन्हें निकाला है किस बात पे? कि इन्होंने बैज लगाया एक तलबा तंजीम का। इस बात पे कि इन्होंने यहाँ पर हैंडबिल और पम्फलेट जो है वो नए आने वाले तलबा के लिए तकसीम किए हैं। इन्होंने यहाँ पर एक दरस कुरान किया। मैं उनसे पूछता हूँ, एक नंबर हॉस्टल पे 4-5 दफ़ा आप ऑपरेशन कर चुके हैं, 3 सिक्योरिटी के ऑफिस उस हॉस्टल में कायम है इंतजामिया के, जमीयत के लोगों को आप वहाँ से निकाल चुके हुए हैं। आप उन्हें किसी इज्तिमा करने की इजाज़त नहीं देते, और अगर वो कर गुजरें तो आप उनके इखराज करते हैं, फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही। भाई, मसला इस वक्त ये है कि अलकायदा या जो लोग भी वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जंग कर रहे हैं, तालिबान, वो कहाँ से नहीं बरामद हो रहे हैं, वो रायगुंज से बरामद हो रहे हैं। सिर्फ लाहौर शहर के अंदर आप देख लीजिए कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर एक स्पेशल जो है वो एक्सचेंज पकड़ी गई है। फिर एक जगह पर छापा मारा तो पता लगा कि हाई टारगेट अगवा का प्रोग्राम जो बना रहे थे वहाँ से लोग पकड़े गए हैं। तो ये तो इंतजामिया का काम है। ये बात आपकी दुरुस्त है। आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं डॉक्टर साहब पर, जो वाइस चांसलर है, वो भी हो सकता है दुरुस्त हों, लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है जब खालिद महमूद शेख, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 9/11 का मास्टरमाइंड है, उसकी भी गिरफ्तारी रावलपिंडी में जमात इस्लामी के एक अहम ओहदेदार हैं उनके घर से हुई थी। सवाल सिर्फ ये है कि सियासी हमायत करना किसी काज की, वो तो एक और बात है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना जो धमाकों में मुलव्वस हो। मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, देखिए, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि पीछे वो क्या करके आया। जमात का जो ऑफिशियल स्टेटस है और जिसके ऊपर हम चेक रखते हैं, अगर हमारे इल्म में आ जाए तो हम उसे जमात की रुकनीत से फारिग कर देते हैं। इसलिए नहीं कि कोई डर खौफ है कि क्या हो जाएगा, हम डर और खौफ से बेपरवाह हैं। हमने अगर ढाका के अंदर भी पाक फौज का साथ दिया है, जहां इन्होंने हथियार छोड़ दिए थे, हमने उठाए हैं। आज भी हम बांग्लादेश के अंदर जो है वो फांसियों के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये लोग तो माफिया मांग रहे हैं, और ताल्लुकात जिस तरह से भी आपके सामने हैं। हम कश्मीर में आज भी जिहाद कर रहे हैं और हम वहां पर शहीद भी हो रहे हैं। जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, एक वो दौर था कि जिसमें गुलबदीन हिकमतयार, रब्बानी, सियाफ, उसके बाद आपको पता है कि तालिबान ने इनको रिप्लेस किया। हमारा वो उस तरह का ताल्लुक नहीं रहा, हम इनकी सपोर्ट ज़रूर करते हैं। देखिए, जहाँ तक मामला है ना कि उन तालिबान को, मुजाहिदीन को या अलकायदा के लोगों के साथ हमदर्दी रखना, एक बेशुमार लोग हैं कि जिनकी हमदर्दियाँ हैं। वो अलकायदा और तालिबान तो एक तरफ, मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि सर, अमेरिका की तरफ देखकर कोई भौंकने वाला कुत्ता भी मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको चूम लूंगा। बहुत शुक्रिया अमीरुल अजीम साहब, जो अपनी पोजीशन वाजे कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि वो अफगानिस्तान में जो जहाद है उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट करते हैं। उन पर यह इल्ज़ाम कि वो इस किस्म के लोगों की सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। उनका यह कहना है कि जमात इस्लामी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उसके ज़राए ये कह रहे हैं कि अगरचे इस वक्त तवज्जो और फोकस पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरफ है, लेकिन लाहौर एक सोए हुए आतिश फशां की मानद है। लाहौर शहर के अंदर भी नो गो एरियाज कायम हो चुके हैं, और ये भी बताने वाले बताते हैं कि अकबरी मंडी जो एक कारोबारी मरकज़ है लाहौर का, वहाँ पर भी फैसले अफगानिस्तान में बैठकर किए जाते हैं। तालिबान जो वहाँ पर लेन देन के मामलात पर अगर कोई झगड़ा हो तो उसका फैसला करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ANP के रहनुमा हाजी अदील से, क्योंकि आज उन्होंने ये कहा है कि APC में मुज़ाकरात की जो उनकी जमात ने हमायत की है वो एक मजबूरी थी। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी उनकी, और वो कौन सी कुव्वतें और ताकतें हैं पाकिस्तान में जो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं बल्कि उनके साथ सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात चाहती हैं।
ये सब एक ब्रेक के बाद। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी तैयार करने के लिए हुकूमत ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो फैसला किया था, उसका मकसद यह था कि तमाम सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर जमा कर ली जाए। और बाद में जो इलामिया आया उसमें तासुर यही मिला कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक ही पेज पर है। लेकिन गुज़श्ता 2 दिनों के वाक़यात ने यह बात साबित कर दी है कि सियासतदानों में मुज़ाकरात के हवाले से डिफरेंसेस मौजूद हैं। ANP के रहनुमा हाजी अदील का कहना है कि हमने मुज़ाकरात की जो हमायत की है, जो जाने की बात की है वहाँ पर मुज़ाकरात के लिए, वो एक मजबूरी के तहत की है। उनका यह भी कहना है कि ये जो KPK की हुकूमत ने मालाकंड से फौज वापस बुलाने का फैसला किया है, ये इंतहाई गलत है, क्योंकि वहाँ पर तालिबान वापस आ चुके हैं। ये सारा मामला क्या है, और हाजी साहब का ये कहना कि उन्होंने एक मजबूरी की वजह से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात का फैसला किया, आज हम उनसे जानेंगे कि वो मजबूरी क्या है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम चलते हैं जनाब हाजी अदील की जानिब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी बहुत मेहरबानी हाजी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि जो APC में आपने इस फैसले की तौसीक की कि मुज़ाकरात किए जाएं तालिबान के साथ, वो एक मजबूरी थी। ये बयान कीजिएगा, ये कैसी मजबूरी थी? इतना बड़ा अहम फैसला है ये तो। हम बातचीत के खिलाफ नहीं हैं। हमने भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और 27 जमातें शरीक हुई थी। हमने ये कहा था कि अगर दहशतगर्द जो हमसे लड़ रहे हैं, अगर वो रियासत को, जमहूरियत को, पार्लियामेंट को, अदालत को और हुकूमत को तस्लीम करते हैं तो बेशक हम उनके साथ बातचीत करते हैं। बल्कि मेरी पार्टी के जो 900 के करीब लोग शहीद हुए, हम उनका खून भी माफ कर देते हैं। यही बात फिर JUI की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हुई, जहां दहशतगर्द की जगह शिद्दत पसंद का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और यही बातें की गई कि अगर वो हुकूमत, रियासत, अदालत, जमहूरियत को मानते हैं तो हम उनके साथ बात करें। ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, इसका इलामिया जिस पे हमने भी मजबूरन दस्तखत किए कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से ये कुछ सफुताज हो जाए। हमने हुकूमत पर अंधा एतमाद किया कि जब आप बात करना चाहते हैं बात कर लीजिए, बात नहीं करना चाहते हैं तो बात न कीजिए, ऑपरेशन करना चाहते हैं तो ऑपरेशन कर लें। फौज के सरबराह भी बैठे थे, DG ISI भी थे। वक्त कम था उस कमेटी कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि इनको जल्दी थी कि सदर साहब ने जो आ रहे हैं उन्होंने हल्फ उठाना था। यहाँ तक कि जनाब मेंगल साहब ने कहा कि साहब आपने लंच के लिए आपने बुलाया है। जो कबायली साथी थे उन्होंने कहा कि आग तो हमारे यहाँ लगी हुई है, तपश भी हम महसूस कर रहे हैं और आप हमें कहते हैं कि अगली कॉन्फ्रेंस में आप बात कर लीजिएगा। मैंने बात करना चाहा तो मुझे कहा जी मुख्तसर करें। मैंने कहा जी शुरू के लोगों ने तो काफ़ी तफसील से बात की है। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे डायरेक्टर जनरल ISI से, मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिला। जो मुझे मतन वहाँ 3 बजे हमें दिया गया कि इस मतन के ऊपर दस्तखत कर दें, तो मैंने कुछ इस मतन पे कुछ लाइनें काट दी, कुछ तरमीम की, लेकिन जो फिर दोबारा हमें मतन मिला तो वही मतन मिला। मैंने कहा मैं तो दस्तखत नहीं करता। मुझे फिर जनाब वजीर दाखिला साहब ने इंसिस्ट किया, उधर से खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि देखे आप दस्तखत कर दें, फिर लोग ये कहेंगे कि अपोजिशन हुकूमत से ताउन नहीं कर रही है। तो हकीकत यह है कि हमने आंखें बंद करके दस्तखत किए और अंधेरे कुएं में हमने छलांग लगा दी। हमने कहा पाकिस्तान के लोगों ने आप पे एतमाद किया है, आप हुकूमत में हैं, तालिबान ने आपको अपना गारंटर मुकर्रर किया, आपको, मौलाना फजल रहमान को, जमात इस्लामी के मुनव्वर हुसैन को। आप जो भी फैसला करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं कि लड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं। तो इस सूरत में हमने जंग बात की और दस्तखत की है। अच्छा हाजी साहब, एक आपकी जो जमात है ANP, इसकी बड़ी अहमियत है। भले KPK में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, लेकिन आपके लिंक्स हैं बिल्कुल पश्तून कम्युनिटी में, और जो सही रिप्रेजेंटेटिव है पश्तून कम्युनिटी की वो आपकी जमात है। अब अगर आप मुज़ाकरात करने जा रहे हैं बग़ैर किस शराइत के और तालिबान मुसलसल हमला करने जा रहे हैं, तो ये बताइए कि जो KPK के लोग हैं, जो लिबरल अवाम हैं, वो उनको मैसेज क्या जाएगा?
पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हम KPK नहीं हैं, हमारा नाम है, हम खैबर पख्तूनख्वा हैं। और यही बात मैंने जनाब वज़ीर आज़म से भी अर्ज की और जनाब इमरान खान साहब से भी कहा कि हम नाम है, हम थक गए हैं हरूफ से, FATA, PATA, NWFP। खुदा के लिए अब हमें नाम मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नाम दिया, तो आपसे भी इस्तदा है कि आप हमारा पूरा नाम लें। और अगर मुख्तसर नाम लेना चाहते हैं तो पख्तूनख्वा कह दें, हमें कोई इतराज़ ना होगा। हाँ, तो अब आपने जो सवाल किया है, देखिए हमने स्वात में 2 दफ़ा बातचीत की ताकि कल कोई ये न कहे कि जी आपने बातचीत नहीं की और आपने ऑपरेशन की हिमायत शुरू दिन से कर दी। बातचीत हमारी नाकाम हुई। मुआहदा जो करने के बाद सूफी मोहम्मद साहब ने वो ग्रासी ग्राउंड में तकरीर की, हमारा ये ख्याल था कि वो लोगों से कहेगा कि असले को घर में रख दे, अमन लोगों को मारना बंद कर दे। उन्होंने कहा जी मैं ना हुकूमत मानता हूँ, ना रियासत मानता हूँ, ना अदालत, ना आईन मानता हूँ, ना पार्लियामेंट मानता हूँ। फिर हमारे पास क्या रास्ता था? फिर हमने अपनी फौज का सहारा लिया, फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, क्योंकि हम स्वात में कानून साजी ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, ना पार्लियामेंट कर सकती है। ये आर्टिकल 246, 47 में दुरुस्त है, बिल्कुल सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है जी। हमने देखे और फिर उसके बाद भी हमने ऑपरेशन से पहले तमाम सूबे की तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा किया, चाहे वो पार्लियामेंट के असेंबली के अंदर थी या नहीं। हम आज भी कहते हैं कि जंग से पहले बातचीत नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हाजी साहब कि ये जो अब KPK ये वहां पर जो सवात से फौज वापस बुलाने का फैसला किया है वजीर आला ने, जिसको आज पेशावर हाई कोर्ट ने रोका है, ये बयान कीजिएगा कि ये किस तरफ ले जा रहा है? आपने फिर KPK कहा, जी पख्तूनख्वा मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी पख्तूनख्वा जी। मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने बड़ा सही फैसला किया है। बदकिस्मती से जिस दिन से ये नई हुकूमत हमारे सूबे में आई है, जिन लोगों को हमने भगा दिया था, जो पकड़े गए थे और जो मर गए थे, अब भगाए जो लोग भाग के नूरिस्तान और कुनड़ और अफगानिस्तान के इलाकों में अपने सेफ हेवंस में चले गए, वो वापस आना शुरू हो गए हैं। और इक्का दुक्का वाकयात हमारे मालाकंड डिवीजन में फिर शुरू हो गए। आज जिसका आपने देखा कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सूबेदार मेजर या सूबेदार वो शहीद हुआ। अब इससे ज्यादा पाकिस्तान की फौज का क्या लॉस हो सकता है? आपको पता है कि एक जनरल के बनाने में, उसको ट्रेनिंग देने में उसको कितने अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब जाके एक जनरल बनता है। आपका यह कहना है कि अगर इस वक्त फौज बुलाई गई वहां से सवात से वापस, तो सूरत हाल बहुत खराब हो सकती है? मैं आपको पेशावर की बात बताता हूँ। वहां तो स्वाद में तो ये नहीं कि यकीनन खराब होगी, और खराब हो चुकी है। पेशावर में इस वक्त आप मुझे कहें कि मैं रिंग रोड के इलाके में जाऊं, अपने रिंग रोड से बाहर निकलूं, मैं नहीं जाऊंगा। रिंग रोड में जो देहात है हमारे पेशावर, जहां मैंने इलेक्शन लड़े हैं, जो मेरा हल्का इंतखाब था, वो लोग अपने घरों से इस वक्त बाहर नहीं निकल सकते हैं शाम और इशा की नमाज के बाद, चाहे बीमार हो, अस्पताल जाना हो। हमारी सूबाई हुकूमत ने वहाँ जब गाड़ियाँ आती थी कोहट रोड पे, तो एक गाड़ी पे फायर करके 9 लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद हुकूमत बजाय इसके कि सड़क की हिफाजत करे जैसे कि हमारे जमाने में होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अदील साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास वक्त कम है इसलिए हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि सवात को तो छोड़ें, जो इस वक्त हालात हैं पेशावर में भी बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोग रात को नहीं निकल सकते। और बड़ी अहम बात उन्होंने ये कही कि हुकूमत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपना जो फरीज़ा है उसको सर अंजाम दे, लोगों की हिफाजत करे, और पॉलिसीज़ सही सिमत में जाने के लिए ये नहायत ज़रूरी है कि अगर कोई मुज़ाकरात भी करने हैं तो उसके लिए कंडीशंस तय की जाएँ और उन्हीं लोगों से मुज़ाकरात किए जाएँ जो हुकूमत पाकिस्तान की रिट को तस्लीम करते हैं। यहाँ पर अब हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के रहनुमा महरीन अनवर राजा से, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लाखों उन लोगों को जो इमदाद मिलती थी, अब बताया जा रहा है कि ये प्रोग्राम बंद होने वाला है। लेकिन हम ऊपर की सतह पर देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत में मफाहमत है, लेकिन गरीब आदमी के
मामले को मुकम्मल यकसर नजरअंदाज किया गया है। ये सब एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा एक ये मसला रहा है कि आने वाली हुकूमत माजी की हुकूमत की पॉलिसीज़ को ख़त्म कर देती है, लेकिन इस दफ़ा जब जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब मोहतरम नवाज शरीफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई और जिस तरह उन्हें रुखसत किया गया, तो ये लग रहा था कि शायद कंटिन्यूएशन होगी पॉलिसीज़ में भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो मफामत है ये सिर्फ ऊपर की सतह पर है। इंतकाल इक़्तिदार की हद तक मफामत है, लीडर्स के दरमियान अच्छे ताल्लुकात की हद तक मफामत है। जहाँ मामला गरीब आदमी का आ जाता है वहाँ शायद उस मफामत में उसका जिक्र नहीं आता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। लाखों लोग इससे फैज़याब हो रहे थे और इसके लिए वादा भी किया था वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बजट में कि 75 बिलियन रुपीज़ वो रख रहे हैं, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। गुज़श्ता 3 माह से ना तो उसमें काम करने वाले जो 3000 लोग हैं इस प्रोग्राम के तहत, ना उनको तनख्वाहें मिली हैं और ना ही वो लाखों ख़ानदान जो हर महीने रकम वसूल करते थे उनको भी कुछ नहीं मिला। खबर ये आ रही है कि शायद किसी और नाम के साथ हुकूमत ये प्रोग्राम को चलाना चाहती है। गुज़श्ता 2-3 दिनों से इस्लामाबाद में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। आज इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा महरीन अनवर राजा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मफामत है इसमें गरीब आदमी का जिक्र क्यों नहीं है। जी महरीन साहबा, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ये उम्मीद थी कि पॉलिसीज़ जारी रहेंगी और ये जो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो हुकूमत ने जारी किए थे आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए, उनको नहीं रोका जाएगा। और जब मफाहमत की बात हो रही है तो इससे मुराद यही है कि गरीबों के जो प्रोग्राम हैं वो भी चलेंगे। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि क़यादत दोनों पार्टीज़ की इंतकाल इक़्तिदार की हद तक तो मफाहमत है, गरीब आवाम के मसले पर कोई मफाहमत नहीं है, बल्कि वो तो लग रहा है कि शायद कंसिडरेशन ही कहीं नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, मैं समझती हूँ आपकी बात में बहुत वज़न है। जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की पूरी कौम और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन है 92% से ज़्यादा वो इसको सपोर्ट करती हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन अपलिफ्ट के लिए एक बहुत बेहतरीन ज़रिया था, एक व्हीकल था। इस प्रोग्राम को बजट के अंदर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बजट नहीं रखा गया, हालांकि कहा गया था, बड़ी अफसोसनाक बात है। और नेशनल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो वसीला हक था, वसीला रोज़गार, वसीला तालीम, वसीला सेहत और फिर एक कुरानंदाज़ी की जाती थी जिसमें लमसम 3 लाख रुपया दिया जाता था किसी नौजवान को, किसी ऐसी फैमिली को जहाँ से वो कारोबार शुरू कर सके। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो पाकिस्तान की गुर्बत को, पॉवर्टी को, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है इसको एक अपलिफ्ट करने के लिए एक ऐसा व्हीकल बनाया गया, जो मैं समझती हूँ कि वाकई अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कारनामा है तो ये पूरी कौम को इसको फ़ायदा जा रहा था। जहाँ मुफाहमत ऊपर की लेवल पे हुई है और जैसे मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और इस चीज़ को जो आवाम की बेहतरी के लिए, जो एक गरीब औरत की बेहतरी के लिए, एक गरीब ख़ानदान की बेहतरी के लिए उसको रोकना नहीं चाहिए और इसको आगे चलते रहना चाहिए। जहाँ पे वसीला हक, वसीला रोज़गार, वसीला तालीम, वसीला सेहत की बात मैं करती हूँ, ये तमाम एक ही अम्ब्रेला के अंडर थे और वो था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो महरीन साहबा ये तो है प्रोग्राम के हवाले से बात। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब दोनों पार्टीज़ की क़यादत आपस में मिलती है, रहनुमाओं का आपस में गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, तो उसमें इस हवाले से हम नहीं देखते कि कहीं कोई गरीब के मामले पर भी बात की जा रही हो। सिर्फ ये कह दिया अब जो निज़ाम है वो तो तभी कामयाब होगा अगर आप गरीबों को डिलीवर करेंगे। तो अभी तक तो जो नज़र आ रहा है वो तो सिर्फ एक अपनी मर्जी की सियासत है। समी साहब, बात यह है, हुकूमत इस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब की पार्टी की है, अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। हम तो उनसे जब हमने ये बात की थी कि हम लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर और जो पाकिस्तान की बेहतरी के मामलात हैं हम साथ देंगे, मगर जहाँ होगा आप पे तनकीद भी की जाएगी। तो देखिए वाकई ये वो एक प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो एक आम घर को
मजबूती देने के मुतरादिफ है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ, अगर वो ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं उनको ये कहूँगी कि आप इसको किसी सियासत की नज़र ना होने दें, आप इसको किसी इमेच्योर लोकल सियासत की नज़र ना होने दें। और इसके नाम बदल देने से मैं नहीं समझती, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, इस पर कानून साजी हो चुकी है। और अगर आप इसमें कानून साजी लेके आना चाहते हैं तो अवाम यहाँ पे मौजूद है, अवाम देख लेगी कि वो हुकूमत जिसने नारा लगाया था महंगाई कम करेंगे, लोड शेडिंग कम करेंगे, आज वो जो ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने शुरू किया था, उसको ख़त्म करने चाह रहे हैं, जिससे कई लाख ख़ानदान इस वक्त मुल्क के पल रहे हैं। तो मैं नहीं समझती कि ये मुफाहमत पे कारी ज़रब होगी। अच्छा, ये बयान कीजिएगा, हम देखते हैं हर मामले पर एपीसी बुलाने की बात हो रही है, केपीके की हुकूमत अपनी एपीसी बुला रही है, बलूचिस्तान वाले भी बुलाने की बात कर रहे हैं, कराची के हवाले से भी एपीसी। क्या कभी हम ये देखेंगे कि वो मामला जो किसी गरीब आदमी की रोटी से मुतालिक है, उस पर भी कभी कोई ये सियासी जमातें एपीसी करेंगी, इस पर भी कोई मुश्तरका और मुतफिका फैसला होगा? समी साहब, आपने आज बहुत, मैं समझती हूँ, एक दिल को छू लेने वाली बात की है। और आपके प्रोग्राम से मैं एक कारकुन की हैसियत से, मेरीन अनवर राजा, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, बशमूल अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ये इल्तमास करूंगी कि एपीसी बुलाई जाए, एक आम आदमी के प्रॉब्लम्स उसमें डिस्कस किए जाएं, और वो जो आम आदमी के जहां वो उसके घर में रहने से और उसकी ख़रीदारी से लेके उसकी मुश्किलात वो डिस्कस की जाएं। हम बहुत बड़े बड़े मामला तो डिस्कस करते हैं, एक एपीसी अभी आपके सामने पिछले दिनों हुई है और उसका जो रेजोल्यूशन आया है समी साहब, मैं चाहती हूँ कि जमहूरियत को वक्त मिले, मैं चाहती हूँ नवाज़ हुकूमत को वक्त मिले, क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत है। मगर जो रेजोल्यूशन आया है, जो सिमत मैंने हुकूमत की देखी है, जो पहले 100 दिन मैंने हुकूमत के देखे हैं, मैं कुछ खाइफ हूँ, इस बात से खाइफ हूँ कि क्या मौजूदा हुकूमत जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसने अपनी सिमत को ठीक रखा? क्या वो IMF के पास नहीं गई? क्या उसने कर्जे नहीं लिए? क्या क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी ज़्यादा नहीं हो गई? तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो एक फूल नुमा प्रोग्राम था, एक खुशगवार क्यारी की तरह एक प्रोग्राम था। अगर इसको चलाते और इसको किसी सियासत की नज़र ना करते तो अवाम भी आज खुश होती और मुफाहमत की तरफ जो एक कदम बढ़ा था उसको भी तक़वियत मिलती। आपने, क्योंकि हम एपीसी की बात कर रहे हैं और आपने हालिया एपीसी का भी जिक्र किया, अभी हाजी अदील साहब से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि बड़ी मजबूरी के आलम में उन्होंने ये फैसला, इसकी तौसीक की कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आप क्या समझती हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी कोई मजबूरी थी? देखिए, पीपल्स पार्टी की क़यादत को सबसे जो बड़ी मजबूरी है वो पाकिस्तान की सालमियत, सॉलिडारिटी। पाकिस्तान की जब सॉलिडारिटी की बात आती है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक जगह हो जाना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ दिया। मगर ये मामलात पहले हो चुके हैं। ये आप जो एपीसी आप बात कर रहे हैं और वो आपने देखा कि हमारे 3 फौजी शहीद कर दिए गए, आपको सोचना चाहिए क्या आपको इंगेज तो नहीं किया जा रहा? क्या कुछ फोर्सेस, ये जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं, ये अपने आप को रीअरेंज तो नहीं कर रही, रीऑर्गेनाइज तो नहीं कर रही? क्या सांस लेने का वक्त तो नहीं ढूंढ रही? तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान अगर एक ऐसी जंग में पड़ भी गया है जो उसकी जंग नहीं थी, मगर उसके शोलों ने पाकिस्तान को जलाने की कोशिश की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो रहाइश गाह पे एक हमला किया गया, ये पाकिस्तान की 60 साल। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो एपीसी के बाद जो मुज़ाकरात की बात हुई है, कहीं ये उन कुव्वतों को जो दहशतगर्द कुव्वतें हैं उनको रीऑर्गेनाइज करने का मौका तो नहीं दिया जा रहा। तो ये बात आपकी क़यादत ने सोची जिस वक्त मुज़ाकरात की तौसीक की जा रही थी? देखिए, क़यादत ने भी सोची, हमने भी सोची। वक्त आप उनको नहीं दे रहे, वो आपको इंगेज करके वक्त ले रहे हैं। वो फोर्सेस आपको इंगेज करके, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और तमाम स्टेक होल्डर्स को। अब ये तो आप पे मुनहसर है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नवाज़ मेजॉरिटी में है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह भी नहीं चाहती कि अगर बातचीत की कोई फ़िज़ा कायम हो रही है, क्योंकि जमहूरियत बातचीत करती है, जमहूरियत सलूशन देती है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे एतबार करती है। इसलिए ये एतबार करते हुए और ये सोचते हुए कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। अब क्या देखती हैं आप, ये जो पिछले 2-4 दिनों की डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब कैसे देखती हैं आप, कैसे रिएक्ट करेगी आपकी पार्टी? देखिए, मैं तो शुरू दिन से, अगर आप मेरी ज़ाती राय की बात करते हैं तो मेरी ज़ाती राय है कि मैं शुरू से, मुझे ये एप्रीहेंशन थी, ये डर था
ये एक खौफ था मुझे कि ये हमें इंगेज कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को, फोर्सेस को इंगेज कर रहे हैं, ये रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सोच गलत हो, मगर मुझे ये सोच थी। बातचीत कहाँ तक कामयाब होगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपको पता अब लग जाना चाहिए। बहुत बहुत भी ना पता लगे। महरीन साहबा, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। महरीन अनवर राजा का कहना है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम है इनको चलना चाहिए क्योंकि इससे गरीब आदमी की फलाह वाबस्ता है। और उन्होंने आज ये भी कहा कि वो अपील करेंगी तमाम सियासी जमातों से कि एक आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें जिसमें वो मसाइल जैसे रोटी का मसला है, गुर्बत का मसला है, महंगाई का मसला है, जो आम पाकिस्तानी जिनको फेस कर रहा है, उन मामलात पर भी एक APC कर लें। मफाहमत की सियासत का ये मतलब नहीं कि ऊपर के जो सियासतदान हैं उनके दरमियान ताल्लुकात बेहतर रहें। मफाहमत की सियासत की हकीकी शक्ल वो होगी जब सियासतदानों में इस बात पर इत्तफाक हो जाए कि गरीब आदमी की खिदमत किस तरह करनी है। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब रऊफ क्लासरा साहब के साथ जो टर्की में है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि टर्की में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानियों के लिए क्या ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। अहम दोस्त मुल्क है तुर्की पाकिस्तान का, जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, और मौजूदा हालात में तो तुर्की का रोल और भी नहायत अहम हो जाता है क्योंकि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में ट्रांजिशन हो रही है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको बेहतर बनाने के लिए तुर्की पाकिस्तान के लिए सदारती समिट का भी होल्ड कर चुका है, और वहाँ पर सदर करज़ई और सदर जरदारी के दरमियान मीटिंग हुई और ख़ासी हद तक उसमें जो इख्तलाफात थे दोनों ममालिक के वो उसमें तय पाया गया। इस वक्त नवाज शरीफ साहब तुर्की में हैं। दुनिया न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन और दुनिया टेलीविज़न के मॉर्निंग प्रोग्राम खबर ये है कि को एंकर रऊफ क्लासरा उनके साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो दौरा तुर्की का है इसमें फ़ोकस क्या है, वो पाकिस्तान के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आज उन्हें तमगा जमहूरियत तो दे दिया गया है, अब वो पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या ला रहे हैं। और इसके अलावा जो नेटो फोर्सेस का जो विड्रॉल है अफगानिस्तान से, ये जो ट्रांजिशन होने जा रही है उसमें तुर्की की एक अपनी अहमियत है, उस हवाले से क्या गुफ्तगू शुनीद हुई है। अस्सलाम वालेकुम रऊफ क्लासरा साहब। क्लासरा साहब, ये बयान कीजिए, आप वज़ीर आज़म साहब के साथ हैं, ये जो दौरा है वज़ीर आज़म का, इसका बुनियादी फोकस क्या है, क्या वो हासिल करना चाहते हैं इस दौरे में तुर्की से? ये बड़ा एक अहम सवाल है और पिछले हमने 2 दिन से देखा है कि जैसे आप भी कह रहे थे तमगा जमहूरियत उनको मिला है, आज उन्होंने दिया है यहाँ पे तुर्की के सदर ने, तो एक गैर मामूली प्रोटोकॉल तो नवाज शरीफ को मिला है, उनके डेलीगेशन को मिला है, और लगता है कि बहुत एक स्पेशल गेस्ट हैं जो तुर्की आए हुए हैं, उनके सदर हों, वज़ीर आज़म या उनके दूसरे जितने सिविलियन उनके अहदेदार हैं, उनके बड़ा प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, उनके शान में आप कह सकते हैं अशाया भी दिए गए। एक चीज इस पूरे बातों से जो हम लिख लग रहे हैं, मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ थोड़ी देर में, वो ये कि कहीं हमें इनके मुसल्लह अफवाज के आपको ज्यादा प्रेजेंस नजर नहीं आती। हम तो अब तक ये समझते थे कि तुर्की में फौज का ज्यादा या रोल है, ज्यादा डोमिनेशन है, लेकिन अब तक जितने भी तकरीबात हमने देखी है, मुलाकातें नहीं है, तो उसमें फौज को दूर रखा गया, फौज की कमांड हमें कहीं नजर नहीं आ रही, और सिविलियन टर्क जो लीडरशिप है वो डोमिनेंट है और वही फैसले कर रही है, और मियां साहब के साथ उनकी ज्यादा जो हमें लगा कम्फर्ट और एक ज्यादा एक बेहतर सूरत हाल नजर आई है। अब मैं आपके सवाल की तरफ, इसमें 3 मुझे मेजर इसमें फोकस इसमें नजर आ रहे हैं समीर साहब। एक तो आपको जैसे आपने अफगानिस्तान की बात की, मैं उससे पहले बात शुरू करूँगा। आज तुर्की के वज़ीर आज़म से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किया गया मुल्ला ब्रादर को का रिहा करने के हवाले से, जिसको नवाज शरीफ साहब ने भी जवाब दिया कि अफगानिस्तान के सदर ने उनको कहा था कारज़ई साहब ने, जिसकी वजह से मुल्ला ब्रादर को रिहा करने वाले हैं और वो मुज़ाकरात में अहम उसमें रोल अदा करेंगे। जो बड़ी बात अहम एक टर्किश वज़ीर आज़म ने की है टर्क में, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये परसेप्शन है कि शायद 2014 में अफगानिस्तान से छोड़ के चले जाएंगे अमेरिकन, और अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया जाएगा जो पाकिस्तान में एक मिसकंसेप्शन है। आज उसको बड़ी हद तक उन्होंने ये कहकर दूर किया है, बड़ी खबर बनाई है। वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका चला भी गया 2014 में वहाँ अफगानिस्तान से, तो तुर्की की फौजें अफगानिस्तान में रहेंगी, जिसका मतलब हम ये समझते हैं, इसका मतलब नेटो वहाँ पे अफगानिस्तान में मौजूद रहेगा, जो नेटो ममालिक हैं वो जो एहसास की फोर्स है वो भी वहाँ पे रहेगी, जो
रिडक्शन होगी अमेरिकन फोर्सेज में होगी। लिहाजा आज तक तुर्की ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि 2014 के बाद हम अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे। उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ जो ये दहशतगर्दियों की सेंचुरीज हैं, यहाँ पे कुछ महफूज ठिकान है, उनकी भी बात की कि पाकिस्तान के हम इससे भी ताउन करेंगे। एक तो अफगानिस्तान में बड़ी डिटेल से बात की थी और लगता है कि तुर्की, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने भी इसमें तेज रफ्त की है। एक और भी बड़ा फोकस अब पाकिस्तान की तरफ है कि तुर्की वाकई चाहता है कि पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत खराब है, बिगड़े हुए हैं और तुर्क जो है इस मामले में बहुत परेशान है और पाकिस्तान की मदद भी करना चाहते हैं। अब वो जो प्रोजेक्ट इनको ऑफर कर रहे हैं, जो आज इनके साइनिंग हमने करनी भी देखी है, MOU जो है, एग्रीमेंट जो है, वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। जैसे आज हमने हाउसिंग के सेक्टर में देखा है, एनर्जी देखा है, पावर देखा है। अच्छा, ऐसे टर्क के एयर लाइन्स की जो फ्लाइट है उनकी तादाद लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, पूरे से को ज्यादा करना चाहते हैं। लेकिन साथ में एक और भी बड़ा हमने इशू देखा है कि तुर्की लीडरशिप को ये भी यह महसूस हो रहा है कि शायद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको इफेक्टिव तरीके से जीतने में वो उसके पास टूल्स नहीं है, उसके पास वेपन्स नहीं है, उसके पास इंटेलिजेंस शेयर के नए मेथड नहीं है। और आज तुर्की ने ये भी कहा कि हमने कुर्दों की मूवमेंट भी थी, वो भी दहशतगर्दी की बहुत बड़ी मूवमेंट थी, उसको क्रश किया हुआ है, हमने उसको टैकल किया हुआ है। अच्छा रऊफ, मैं एक आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये कहा टर्क वजीर आजम ने कि 2014 के बाद भी जो तुर्की की फौज है वहाँ पर रहेगी। गोया ऐसा लग रहा है कि नेटो वहाँ पे मौजूद होगी किसी न किसी सूरत में। ये बयान कीजिएगा कि ये सिर्फ ट्रूप्स विड्रॉल का मामला नहीं है, बाद में जो डेवलपमेंट के लिए जो रकम रखी गई अफगानिस्तान के लिए, जो डोनर्स की प्लेजेस थी वो पूरी नहीं हुई। और एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब फौज चली जाएगी वहाँ से, अमेरिका की बहुत सारी दूसरी फौज भी चली जाएगी और तरक्याती कामों के लिए जो पैसा डोनर्स का चाहिए वो भी नहीं मिलेगा, तो उसके बाद बड़ी सूरत हाल ख़राब होगी। इस हवाले से डोनर्स की प्लेजेस के हवाले से भी कोई बात हुई टर्की के वज़ीर आज़म से? ये समय प्लेजेस के हवाले से तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगा, लेकिन उन्होंने बड़ी एक और सिग्निफिकेंट बात की है। तो उन्होंने इंडेफिनेट पीरियड की बात की है कि जब तक अफगानिस्तान के हमारे अफगानी भाइयों को जरूरत रहेगी, हमारी फोर्सेज वहाँ मौजूद रहेंगी। इसका मतलब कि मैंने पहले बात की कि ये एक तरह की नेटो की पॉलिसी है जो अफगानिस्तान से वापस नहीं जाएगी और तुर्क जो है वो फौज को वहाँ पे अपनी प्रेजेंस रखेंगे। वो कहते हैं उनके डेवलपमेंट में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, अफगानी को अपने पैरों पर खड़ा करने में तुर्की की जो ये फौज है वो वहाँ मौजूद रहेगी और उनकी मदद करेगी। सो ये इनका एक बड़ा स्टेटमेंट आज एक बयान आया है। हम तो यही समझ रहे थे शायद पाकिस्तान में जो बताया जाता है कि 2014 के बाद अफगानिस्तान खाली हो जाएगा और तालिबान जाकर दोबारा कब्जा कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ तुर्की ने जो उसने अचीव की है बड़ी चीज अफगानिस्तान में, कि लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान तुर्की की बहुत बड़े हल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ जिससे इसको बहुत ज्यादा परेशानी, वो वॉर एंड टेरर जो पाकिस्तान लड़ रहा है उसमें ये बहुत कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। उसमें इन्होंने इनको ऑफर किया कि हेलीकॉप्टर है इनके पास, जो एक नए अटैक इन्होंने T-1 नई हेलीकॉप्टर बनाए हैं जो उनके अमेरिकन कोबरा के स्टाइल पे बनाए गए हैं। उसका कल मुजाहरा दिखाना इन्होंने नवाज शरीफ साहब को पहले आते ही दिखाना था, उसको पोस्टपोन करके उनको कल दिखाना है। वो बड़ा एक अहम दिफाई मुआहदा हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, प्लस वो कहते हैं कि आप अपने इंटेलिजेंस के ऑफिसर हमारे यहाँ भेजें, हम उनको ट्रेन करते हैं अच्छा मॉडर्न इंटेलिजेंस कैसे गैदरिंग करनी है। सेम है तो वो कह रहे हैं आपको पुलिस हम तैयार करके देते हैं जो इन दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ वहाँ पे आपके काउंटर करे। इसके बाद सबसे बड़ा मैं फोकस रहा जिस फोकस की आप बात कर रहे थे कि वो पंजाब से ज्यादा था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब खुद आए हुए थे, उनके साथ उनके ऑफिसर, उनकी जरूरत रही, कुछ उनके गुजरा वो भी साथ थे। पंजाब में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो तुर्की की हुकूमत शुरू कर रही है। 5 जो बड़े ये पंजाब के शहर हैं उसमें अगर मेट्रो बस का एक इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान मुआहदे पर इनका ये बातचीत चल रही है। ऐसे मुल्तान, फैसलाबाद, गोजरावाला, लाहौर और रावलपिंडी के मंसूबे हैं, सीवरेज के हैं, उसके बाद बेस मैनेजमेंट के हैं, मेट्रोपोलिटन के। तो आप कह सकते हैं अगर नेशनल लेवल पे इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रस्ट, इसके साथ साथ वो जो पंजाब में सबसे बड़े हमें नजर आ रही है, उनकी इंटरेस्ट भी नजर आ रही है। और यहाँ पे पंजाब से जो डेलीगेशन किया हुआ है वज़ीर आला की क्यादत में, वो लोग भी हमें नजर आ रहे हैं। तो ये 3-4 फोकसेज हैं जो हमें यहाँ पे नजर आए हैं और इसमें लगता है कि जी रऊफ ये बयान कीजिएगा कि क्योंकि वहाँ पर सारी पाकिस्तानी क़यादत है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला पंजाब भी हैं, वफाकी वज़रा भी हैं, जब वो गए हैं जिस दिन तो उसी दिन यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुई थी कि जिसमें पाक फ़ौज के एक जर्नैल को और
2 अफसरान को शहीद किया गया था। इस हवाले से भी आपकी उनसे कोई बात हुई होगी कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत वहाँ पे सोच रही है और ये जो मज़ाकराती अमल है इसको किस तरह से आगे लेकर चलना होगा? आपकी किसी से इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? इस पे शहबाज शरीफ से हमारी बात हुई और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग समय के 1 घंटे बाद जब आपसे हमारी बात हो रही है तो हमें अभी तक अनकन्फर्म बताया गया कि शायद नवाज शरीफ साहब जो है आज रात पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ 30-40 मिनट बैठ के उनके सवाल जवाब का सेशन करेंगे, तो उसमें यकीनन हम ये सवाल उनसे उठाएंगे। ये सवाल उनको हमने ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं पूछे कि शायद पाकिस्तानी क्या तो ये ना समझे कि उनको एक उनका इंटरनल मसला है तो उसको एम्बेरस करने के लिए यहाँ पे इस तरह के सवाल उठाए गए। अदरवाइज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनसे सवाल ये बनता था, पूछा जाना भी चाहिए था, जहन में भी था, लेकिन इस वजह से कि कहीं पे ये समझ दिया जाता है कि आप किसी बरादरी मुल्क में खड़े हो तो इस तरह की कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो है उसे अवॉइड किया जाए। लेकिन जब आप हमारी नवाज शरीफ से मुलाकात होगी अब थोड़ी देर बाद अगर होती है जिन्हें कहा गया कि मुमकिन है, उसमें यकीनन सवाल उठाएंगे। लेकिन ये कल शहबाज शरीफ साहब से मेरी बात हुई थी, इसी ही सवाल को जवाब उठा रहे हैं और मैंने उनको यही कहा था कि आपने 30 तरह से शुरू किया तो तालिबान ने अब उसके बाद एक सीनियर आर्मी ऑफिसर को कत्ल किया है, 6 के करीब हमारे मजीद फौजी वहाँ पे मारे गए। आप इस प्रोसेस को कैसे देखते हैं? तो शहबाज शरीफ बिल्कुल तौर पर शैटर भी थे और वो लग रहा था कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि जो इनिशिएटिव उनकी हुकूमत ने इतनी जल्दी दिया था वो इस तरीके से खराब हो जाएगा। बार बार उन्होंने 2-3 बातें दी। वो कहते थे कि आपके तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली हमारे फौजियों को शहीद करने की, तो उन्होंने आप और ये कहने लगे कि ये सवाल जो है बहुत रऊफ, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है। बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट बात है कि मज़ाकराती अमल के हवाले से इस वक्त पाकिस्तानी क़यादत वहां पर भी सोच रही है। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।